हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि हमारी आपको पता है जो पॉलिटी की क्लासेस जो है MCQ के माध्यम से हम पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को जो अति संभावित हैं हमारे किसी भी परीक्षा के लिए, जैसे कि UPSI है, दिल्ली पुलिस है, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उसी क्रम में आज हम एक क्लास लेकर आए हैं आपके लिए जो कि पिछली क्लासों के मुकाबले एकदम दमदार होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ आपके लिए, और उससे पहले मैं बस एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, जो भी क्लासेस मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, अगर आपको उसका कंटेंट ज़रा भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारे लिए रेलिवेंट है, तो प्लीज़ चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज वो कुछ इस तरीके से है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है राज्यसभा, 2 राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा या उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ क्या है मामला, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा क्लियर कर दूं। राष्ट्रपति, देखिए अनुच्छेद जो 79 है वो क्या कहता है कि जो संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए क्या होनी चाहिए, एक संसद होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद 79 क्या कहता है। 79 कहता है जी कि हमारी एक संसद होनी चाहिए, और संसद होने के साथ साथ उसके अंदर वो किस किस से मिलकर बननी होनी चाहिए। तो संसद जो है हमारी, एक तो लोकसभा, राज्यसभा, इसमें दे रखा है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों से ही मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो हमारे जो 79 अनुच्छेद के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है, तो ये तीनों की तीनों ही हमारी जो संसद होती है उसके अभिन्न अंग हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारा ये क्वेश्चन बोल रहा है नहीं, तो ये बोल रहा है कि कौन कौन संघ, तो मतलब राज्यसभा भी होती है, लोकसभा भी होती है और राष्ट्रपति भी होता है। आपको बताइए राज्यसभा क्या आर्टिकल कौन सा होता है राज्यसभा का, तो राज्यसभा का जो आर्टिकल है वो है 80, ठीक है, और लोकसभा का जो आर्टिकल है वो है 81। तो आप बिल्कुल ऐसे याद रख लेंगे, 79 में क्या है संसद, फिर 80 में क्या है राज्यसभा और 81 में क्या है लोकसभा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इस तीनों की तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग हैं संसद के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। गणपूर्ति बोले तो कोरम, कभी कभार क्या आएगा, कोरम पूछ लेगा, ठीक है, कोरम पूछेगा, कोई बात नहीं, कोरम या गणपूर्ति बात एक ही है। मतलब कहने का ये है, किसी भी सदन में यदि इतने % या इतने प्रतिशत लोग यदि उपस्थित नहीं हैं, तो क्या है, आपकी जो मीटिंग है वो लोकसभा की नहीं हो पाएगी या राज्यसभा की मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, इसका क्या मामला है आपको मैं बताऊं। देखिए, जो इसकी मीटिंग है, जब वहाँ पर सांसद होते हैं, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, उस मीटिंग के लिए कम से कम 1/10 जो भी संसद का जो अधिकतम संख्या होती है, जो भी संख्या होती है उसके 1/10 सदस्य वहाँ पर क्या होने चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए, जब आपकी मीटिंग हो पाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि हमारे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल, यदि लोकसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा की सीटें 550 हैं टोटल, तो इसका 1/10 बोले तो इसका 1/10 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। तो 55 जो सीटें हैं या 55 जो लोग हैं, एक मीटिंग को करने के लिए कम से कम 55 जो लोग हैं उनकी ज़रूरत होगी। तो आप समझ गए मेरे हिसाब से कि देखिए क्या होता है, जो भी संसद का कोई सा भी जो है मतलब सदन हो, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, उसमें जितनी भी उपस्थित सदस्यों की सीटें हैं उसमें से कम 1/10, मतलब जो अधिकतम सीटें हैं, सीटों का 1/10 जो है वो कोरम कहलाता है, गणपूर्ति कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। 9 माह, 1 माह, 3 माह या 6 माह। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा आंसर 6 माह। कितना हो जाएगा, 6 माह, 6 मंथ से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा। जो भी, जैसे मान लीजिए आज के दिन बैठक हुई है, कोई भी सत्र जो है आज चला है, आज के सत्र के
और जो नेक्स्ट सत्र होने वाला है उसके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखिए कहीं कहीं ऐसा पूछता है कि मिनिमम जो बैठक हैं, मिनिमम बैठक कितनी होंगी एक वर्ष में, 1 ईयर में पूछ लेगा कि मिनिमम बैठक कितनी होनी है। तो भैया 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, तो 6 महीने में एक हो गई, अगली 6 महीने में होगी। तो कहने का मतलब ये है कि साल भर में कम से कम न्यूनतम जो बैठक होंगी वो कितनी होंगी, 2 बैठकें होंगी। कितनी, 2 बैठकें होंगी, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है प्रश्नकाल, वो शून्यकाल, दूसरा है प्रश्नकाल, तीसरा है आधे घंटे विचार विमर्श, या चौथा है ग्लोटिन। मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, थोड़े मेरे भाई बहन इस चीज़ पर ध्यान देना। देखिए ये दोनों जो शून्यकाल है और प्रश्नकाल है, ये दोनों ही अधिकतर काफ़ी बार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कम बार, बहुत अधिक बार का मतलब ये है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। देखिए शून्यकाल का मतलब क्या है, शून्यकाल देखिए जो आपके लोकसभा अध्यक्ष जी होते हैं उनके समक्ष उनको बिना बताए कोई ऐसी जो सामाजिक महत्व के जो मुद्दे होते हैं उनको उठा लिया जाता है, लेकिन ये समय होता है 12 से 1 के बीच में। क्या, 12 से 1 बजे के बीच में, समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी कि ये जो समय है 12 से 1 के बीच का समय कहलाता है शून्यकाल, जिसमें कि सामाजिक मुद्दों पर बिना जो है अध्यक्ष जी को बताए मुद्दों पर विचार किए जाते हैं। और जो इस तरीका का ये जो क्वेश्चन है इसका क्या है, जो प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने और उत्तर देने में लगाए जाते हैं, इसको कहा जाता है प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है, प्रश्नकाल। तो ऐसे जो भी ये क्वेश्चन है इसको आराम से एक बार पढ़ लीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्नकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रश्नकाल हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन 2 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 है यहाँ पर चुनी हुई संसदीय समिति। मेरे भाई बहन इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इसमें जो है जो मामला होता है वो होता है इस तरीके से कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष वो इस बात को बताता है कि कोई भी जो बजट जो मतलब जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष इस बात का निर्णय करता है जी। कौन करता है धन विधेयक का निर्णय, तो ये लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं। और ये जो धन विधेयक है, धन विधेयक, इसकी जो परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा वो आर्टिकल कितने में है, 110 में है। आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 110 में है। कितने में, 110 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। देखिए बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन है। आपको मैंने पहले भी समझाया था कि जो बजट है, बजट आपको पता ही है किसके द्वारा पेश होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वित्त मंत्री जो होते हैं हमारे देश के, वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। और इस समय आप सभी कमेंट में बताएंगे आप मुझे कि इस समय वर्तमान में हमारे जो वित्त मंत्री हैं भारत के वो कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बजट किसके द्वारा पहले पारित किया जाता है, पारित किया जाता है भाई साहब लोकसभा के द्वारा। क्योंकि यहाँ क्या है, जो सारा का सारा व्यवस्थाएं होती हैं, आपको मैं बता दूं जो वित्त मंत्री वगैरह होते हैं, सारे के सारे मंत्रिमंडल मोस्टली कहाँ से बनाई जाती है, तो वो बनाई जाती है लोकसभा से। तो लोकसभा में ही वित्त मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री ही, तुम्हें पता है, आपको पता है हमारे देश में ना जो बॉडी में बात करूँ मैं लोकसभा या राज्यसभा की, तो लोकसभा की जो एक्चुअल में स्थायी सदन या बड़ा सदन तो राज्यसभा ही है, बट पावर के हिसाब से देखें ना तो लोकसभा को ज़्यादा पावर है, ये बात माननी पड़ेगी आपको। तो लोकसभा ही मतलब लोकसभा में ही बजट पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा प्रत्येक वर्ष, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है भाई साहब, 30 वर्ष। तो 30 वर्ष तो नहीं है, 30 वर्ष तो आपको पता ही है, थोड़ा पेन को छोटा कर लेते हैं। तो यह है 30 वर्ष। 30 वर्ष तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए, राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए
न्यूनतम आयु है, ठीक है जी। 21 वर्ष मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियो में, देख लेंगे आप कि ये जो पंचायत प्रमुख होता है, ग्राम पंचायत प्रमुख, उसके लिए है, ग्राम पंचायत प्रमुख के लिए, मतलब मुखिया बोल सकते हैं, मुखिया, ग्राम पंचायत मुखिया, प्रधान, यदि किसी की होगी हो ना उम्र 21 वर्ष तो भैया चुनाव लड़ सकते हो, ठीक है। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए होती है, ठीक है। न्यूनतम आयु जो होती है राष्ट्रपति जी जो हमारे हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए होती है, प्रेसिडेंट चुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो 25 वर्ष होती है वो लोकसभा सदस्यों को चुनने के लिए न्यूनतम आयु होती है। तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो मेरे सभी दोस्त जान लेंगे कि 25 वर्ष है लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु, ठीक है जी। तो यदि अब मान लो मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ रहे होंगे जिनकी उम्र 25 साल होली होगी, तो देखो भाई आज तक कुछ करा नहीं करा, लेकिन आप एलिजिबल जरूर हो चुके हो, कहाँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री बन सकते हो आप लोग, दावेदार हो पक्के वाले, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा की अवधि अधिकतम सीटें कितनी हैं? 540, 552, 550 और 525। प्यारे दोस्तों ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न आ गए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा विवादित, लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपको बता दूँ, देखिए ऐसा नहीं है, देखिए सारी चीज़ें सही ढंग से होंगी तो आपको समझ में आएगा। देखिए 2019 में क्या हुआ था, 104वां संविधान संशोधन हुआ, 104वां, कितना, 104वां, 104 संविधान संशोधन। इसमें क्या करा गया है, ये व्यवस्था कर दी गई है, क्या संशोधन, इसमें क्या मामला हुआ है मैं आपको बताऊं। 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा ये कर दिया गया है कि जो भारत की लोकसभा में, जो लोकसभा है हमारे संसद की लोकसभा में, जो 2 आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियंस जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे, उनकी जो चुनने की प्रक्रिया है वो समाप्त कर दी है, ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात। तो जब दो लोग लोकसभा से कम हो गए, पहले अधिकतम सीटें 552 थी लोकसभा में, कितनी थी लोकसभा में, 552। इसके जो संविधान का संशोधन हुआ इसके द्वारा 2 सीटें कम होगी क्योंकि वो आंग्ल भारतीय चुने जाने बंद हो गए। तो अब कितनी सीटें बची, अधिकतम 550। तो मेरे भाई इस तरीके से 550 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए मेरी बात को? आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगातार 2 निर्वाचित निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह या पीवी नरसिम्हा राव। तो देखो दोस्तों इसके लिए ना आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर भी आपने कर दिया होगा अब तक। बहुत समझदार मेरे भाई बहन हैं जो कि पढ़ रहे हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है पहले जो आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए, ठीक है, 1951-52 में। तो इसमें पहली बार चुने गए जी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में 1956-57 हुए, ठीक है, 1956-57 में हुए दूसरे आम चुनाव, जिसमें कि फिर से दूसरी बार जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री देश का चुन लिया गया। तो इस तरीके से लगातार 2 क्रमिक ये कार्यकाल किसने संभाले हैं हमारे प्रधानमंत्री पद में, तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू जी। 1951-52 में पहले आम चुनाव, 1956-57 में दूसरे आम चुनाव में, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? मनोनयन के द्वारा, नियुक्ति के द्वारा, भर्ती के द्वारा या निर्वाचन के द्वारा? मेरे प्यारे भाई देखो आपको ना लग रहा होगा कि ये तो क्या चुने जाते हैं, ठीक है, चुने जाते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा। हाँ लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए भाई। देखिए आपको पता है लगना भी चाहिए कि हाँ ये चुने जाते हैं। देखिए चुने जाते हैं, आप संसद के रूप में चुने जाते हैं, जो सांसद होते हैं हमारे सांसद के रूप में चुने जाते हैं सभी एमपीज। यहाँ पे देखो लेकिन आर्टिकल 75 के 1 में, 75 आर्टिकल अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 75 का फर्स्ट ये बोलता है, ठीक है, ये बोलता है कि जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य जो मंत्री मंडल में जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्रियों की क्या करी जाएगी? नियुक्ति करी जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। लेकिन प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की कौन करता है नियुक्ति? वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 75 का फर्स्ट क्या देता है? ये बात देता है कि नियुक्ति करी जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? चौथी, छठी, पांचवी या आठवीं? देखो मेरे भाई, आपको शायद ना पता हो, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी उसमें क्या हुआ था, 75 से 77 के बीच में कुछ आंतरिक जो अशांति फैल गई थी कुछ, और उसकी वजह से क्या हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसके द्वारा जो है जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए लोकसभा का बढ़ा दिया गया था। तो आपको मैं बता दूं, तो ये कौन सी चल रही थी भाई साहब? ये चल रही थी पांचवी जो है लोकसभा की अवधि चल रही थी 1971 से लेकर, और ये चली है 1971 से लेकर 77 तक। ठीक है, मैंने अभी बताया 1900, क्योंकि ये देखिए क्या अवधि होगी, 6 वर्ष होगी। ये पांचवी ही जो लोकसभा की अवधि है वो 6 वर्ष रही है, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में रही है। ठीक है, 1975 से 77 के बीच में, 1975 से 77 के बीच में गड़बड़ हुई थी, ठीक है, देश के अंदर। तो उसमें क्या हुआ था, इन्होंने 1976 में 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा एक वर्ष के लिए अवधि बढ़ाई थी। ठीक है, समझ गए अब बात को? समझ गए मेरे सभी वीर? समझ गए होंगे बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए 1976 में बढ़ाई थी 1 वर्ष के लिए, फिर से 42 में के बाद में 44 में आया 1978 में, फिर से क्या कर दिया, इसका कार्यकाल घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया। इतनी बात भी ध्यान रखनी है, कब द्वारा कर दिया 6 से 5, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, दोनों सदनों में वरिष्ठतम सदस्य। भैया इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, आपको पता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है करता है। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कौन से आर्टिकल के तहत ये जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो आप सब मेरे भाई बहन बता देंगे कि देखिए आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, किसी जो है मुद्दे पर यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद है किसी मुद्दे पर, किसी विधेयक के लिए, तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति जी, देखो इसको बुलाता कौन है, इसमें 2 चीजें प्रमुख आपको ध्यान रखनी है, बुलाता कौन है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। बुलाता राष्ट्रपति है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। समझ के बात को? क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप मुख्य तौर पर को डेडेस को जवाबदेह है? लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर बहुत सिंपल है, इसका क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए मंत्रियों की काउंसिल कहाँ से बनी है? मंत्रियों की काउंसिल बनी है, मंत्रियों की जो मंत्रिमंडल है वो कहाँ से बना है? लोकसभा से। अब मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल इसी तरीके का मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था, घर का मैटर है मेरे का, तो कौन सुलझाएगा? कौन? मैं ही ना। अगर जिम्मेदारी, अगर मान लीजिए मैंने कुछ, ठीक है, कोई मुद्दे पर मैंने कुछ दिक्कत परेशानी कर दी, मान लीजिए मैंने कहीं जाकर लड़ाई कर दी, तो जो घर के जो जवाबदेही होंगे वो किसके घर के होंगे, मेरे या आपके? तो सब बोलेंगे कि हाँ भैया आपने लड़ाई करी है तो आप ही जवाबदेही, आपकी फैमिली जवाबदेही होगी इसके लिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसी तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा का है, और मंत्रियों का जो मंडल है वो लोकसभा है, लोकसभा से मिलकर बना है, और लोकसभा में ही प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये किसके लिए जवाबदेही होंगे? तो ये सीधी सी बात है, लोकसभा के लिए ही उत्तरदायी होते हैं, राज्यसभा के लिए नहीं होते, क्योंकि वो अलग चैम्बर है और ये अलग चैम्बर है। ठीक है, समझ गए बात को? तो थोड़ा लिंक करके पढ़ो, आसानी रहेगी और लंबे समय तक याद भी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? 6 वर्ष, ठीक है, और ये आपका है 2 वर्ष, 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। भैया ये जो ना 6 वर्ष, ये तो राज्यसभा का कार्यकाल है। क्या है? राज्यसभा का कार्यकाल। ठीक है,
हाँ जी, कार्यकाल है, कार्यकाल से समझ सकते हैं आप कितने समय के लिए चुने जाते हैं। लेकिन भैया प्रत्येक 2 वर्ष में, जो क्वेश्चन ने पूछा है उसका आंसर है 2 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। बाकी का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो भैया धन विधेयक की परिभाषा अभी बताया था, धन विधेयक किसमें है? धन विधेयक की परिभाषा आपको बताया था आर्टिकल 110 में है, आर्टिकल 110 में है, ठीक है, कोई बात नहीं है, 110 में है कि धन विधेयक की क्या परिभाषा होगी। लेकिन भैया अगर धन विधेयक लोकसभा में आ गया है, लोकसभा ने, और ये राज्यसभा के द्वारा राज्यसभा को भेज दिया है कि जी इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, एक बार रीड कर लीजिए। तो ये आर्टिकल 109 में ये व्यवस्था है कि यदि किसी वजह से, आर्टिकल 109 में ये परिभाषित है कि यदि किसी वजह से राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित या लोकसभा द्वारा दिए गए किसी धन विधेयक पर, ठीक है, राज्यसभा अधिकतम उसको कितने 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। यदि वो 14 दिन के अंदर या तो इसको वापसी ना करे या फिर उसमें जो है उसको पास ना करे, तो वो अपने मूल रूप में क्या हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक काम करना स्टार्ट कर देता है वो धन विधेयक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर क्या होता है, धन विधेयक गया राज्यसभा के पास में, तो राज्यसभा इसको केवल 14 दिन तक रोक सकती है, नहीं तो ये जो अपना मूल रूप है उसमें ही पास हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर हो गई मेरी बात। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? भाई साहब 3 महीने, 6 माह, कोई समय सीमा नहीं, 1 वर्ष, तो कोई समय सीमा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 माह। तो 6 महीने तक तो कोई भी व्यक्ति ऐसा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन के सदस्य के हुए बिना भी क्या मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता या सदस्य बनना जरूर सुनिश्चित होना चाहिए। यदि वो 6 महीने में किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो उसकी जो सदस्यता है, जिस भी रूप में वो काम कर रहा है, उसका वो खत्म हो जाता है, उसकी छुट्टी हो जाती है वहाँ से, उसके पद से, ठीक है। समझ की बात को क्लियर समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारी आज की क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक अपने दोस्तों के साथ में चैनल को, ठीक है, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू।